केवल सुप्रीम कोर्ट जाने का नहीं है, हाई कोर्ट जाने का नहीं है, बल्कि अपने हक के लिए लड़ने का है। क्योंकि हम जिस लोकतंत्र में जीते हैं, सभी को लगता है कि हम सभी को न्याय मिलेगा। अब हमें बात इस चीज पे ध्यान देना है कि इस शासन व्यवस्था ने सभी को पागल बनाया हुआ है। जो चयनित है, चयनित होकर भी अचयनित रह गए हैं। जिनकी नियुक्ति मिली है वो कंफर्म नहीं है नियुक्ति को लेकर कि नियुक्ति कब तक स्थायी रहेगी। कारण है 67,867 की चयनित सूची। उस चयन सूची में गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़े स्तर पर धांधली की है, जिसके सभी प्रमाण आप सभी के सामने मैं रखने वाला हूं। मित्रों, आज सबसे पहले बात करते हैं 67,867 की चयन सूची की। जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि कुछ भाई मेरे बारे में ये भ्रम फैला रहे हैं कि मैं जिला स्तर पर काम करता हूं और मेरा जो मेन मुद्दा है वो एमआरसी है, मैं अपनी वाइफ के लिए लड़ रहा हूं। तो आप सभी को बता दूं कि मैं स्टेट लेवल डाटा और जिला लेवल डाटा दोनों पर कार्य करता हूं और मेरा एकमात्र लक्ष्य है, जितने हमारे ओबीसी के भाई जो आरक्षण का अच्छी तरह से पालन न करने के कारण इस चयन सूची से बाहर हो गए हैं, उन सभी के लिए हम लड़ रहे हैं। एक के लिए लड़ना हमारा कोई मकसद नहीं है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हमने पूरे प्रदेश की चयन सूची पर और उसके डाटा का अध्ययन किया तो उसमें जो खुलासा करने पर जो हमें डाटा मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला है, जिसके बारे में आपने बहुत ही अनुमान पहले से आपने लगाया हुआ है कि लगभग हमारे 7,000 अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जा चुका है। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 67,867 के डाटा की। किसकी बात करते हैं? 67,867 के डाटा की। दोस्तों, तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो यूपी बेसिक एजुकेशन काउंसिल है वो बहुत ही भ्रामक आंकड़े प्रदत्त करता है आपके काउंटर में और जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से पता है विभाग के अधिकारियों को कि इस भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने धांधली की है और धांधली का शिकार ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग हुआ है। इस धांधली के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाहूंगा। सबसे पहले कि हमारी जो अनरिजर्व सीट है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो है 34,589। अब 34,589 में अनरिजर्व सीट है 34,589 और 34,589 सीट में जो गवर्नमेंट ने दिखाया है ओवरलैपिंग ओबीसी वर्ग की जो गवर्नमेंट ने ओवरलैपिंग दिखाई है 34,589 में, वो दिखाया 13,007 कैंडिडेट्स की ओवरलैपिंग अनरिजर्व कैटेगरी में गवर्नमेंट ने दिखाई है। लेकिन जब डेटा को गुणांक के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, गुणांक के घटते हुए क्रम में लगाया गया और पाया गया कि एक क्रम संख्या 1 से 34,589 तक जो ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित श्रेणी में जो ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो है हमारे 19,109 ओबीसी अभ्यर्थी क्रम संख्या 1 से 34,589 तक सिलेक्टेड हैं। किंतु विभाग के चतुर रामलिंगम अधिकारियों ने जो ओवरलैपिंग दिखाई है वो 19,109 की अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग ना दिखाकर 13,007 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग दिखाई है। इसका मीन कि 6,102 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी ओवरलैपिंग नहीं कराई गई। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि सर अब इन्होंने ओवरलैपिंग क्यों नहीं कराई? उसका स्पष्ट कारण है कि 34,589 के बाद जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं वो 18,598 सिलेक्टेड होने चाहिए थे। जो रिजर्व सीट है ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए विभाग के अनुसार वो है 18,598। तो 18,598 के सापेक्ष केवल 12,496 ओबीसी अभ्यर्थी
सिलेक्टेड हैं। मतलब अगर हम क्रम संख्या 34,590 से 67,867 तक देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो तालिका है वो गुणांक के डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में है, तो उसमें एससी छात्र भी शामिल है। और सबसे खुलासे की बात यह है कि उसमें जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी वो भी शामिल है। तो जब इस डाटा को खंगाला गया कि 34,590 से 67,867 तक के बीच कितने ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो पाया गया केवल 12,496 ओबीसी अभ्यर्थी रिजर्व कोटे में सिलेक्ट किया गया है। केवल 12,496 अभ्यर्थियों को रिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया है, जबकि उनके लिए जो रिजर्व सीट थी वो थी 18,598। तो विभाग क्या दर्शा रहा है? विभाग ये कह रहा है कि हमने 13,007 की तो ओवरलैपिंग करा दी, और जो 34,589 में जो लोअर ओबीसी हैं, जो 34,589 के सबसे नीचे वाले 6,102 अभ्यर्थी हैं ओबीसी जो अनारक्षित श्रेणी में सिलेक्टेड हुए हैं, उन्हें 27% आरक्षण को पूरा करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया उनकी रिजर्व कैटेगरी के सापेक्ष। ऐसा करना माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जो जितेंद्र सिंह का 8 जनवरी 2010 का, उसके पॉइंट संख्या 17 के बिल्कुल विपरीत है। और दूसरा, जो उत्तर प्रदेश शासन का 23 मई 1994 का शासन आदेश है, उसके बिंदु संख्या 4 के भी विपरीत है। बिंदु संख्या 4 यह कहता है कि अगर कोई ओबीसी अभ्यर्थी, एससी अभ्यर्थी या एसटी अभ्यर्थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, तो हम उसे उसके आरक्षित वर्ग में उसका चयन नहीं दिखा सकते, चाहे उसने आयु में या फीस में कोई भी छूट क्यों ना प्राप्त कर ली हो। अब यहाँ दो चीज क्लियर होती है कि ओवरलैपिंग इस भर्ती का बहुत ही अनिवार्य भाग है। ओवरलैपिंग होगी, जैसा कि विभाग ने भी कहा है कि ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन विभाग के अकॉर्डिंग 13,007 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग है, जबकि डेटा के अकॉर्डिंग 19,109 अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग कराई गई है। अर्थात 6102 अभ्यर्थियों को ओवरलैप नहीं कराया गया है, उन्हें उनकी कैटेगरी में स्थान दिया गया है, जिसका निर्णय यह हुआ कि ओबीसी वर्ग की जो 6,102 सीटें खाली होने वाली थी, मतलब जो हमारी कट ऑफ 66.73 से घट के लगभग 64 तक जाने वाली थी, 64.5 तक जाने वाली थी, वो कट ऑफ 66.73 पर ही उसे रोक दिया गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो डाटा है वो स्पष्ट रूप से हमें ये कह रहा है, वो स्पष्ट रूप से हमें ये कहता है कि सरकार ने स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल सभी जगह नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो मैं अपने सभी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूं, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे वो ना सिलेक्टेड हो, वो इस प्रक्रिया को नियमावली के अकॉर्डिंग सभी नियमों का पालन करते हुए पूर्ण कराने के लिए हमारे समर्थन में आए। ये तो था स्टेट वाइज डेटा। अब दूसरी बात करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट को हम किस प्रकार समझाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को एक सिंपल चार्ट के माध्यम से ये समझाएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो ओवरलैपिंग ओबीसी अभ्यर्थियों की अनारक्षित सीट में 19,109 की होनी थी, सरकार ने उस ओवरलैपिंग को केवल और केवल 13,006 दिखाया है। अर्थात 6,000 ओबीसी अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग नहीं की है, जिससे 6,102 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। एक छोटा सा पॉइंट है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की समझ में बिल्कुल आएगा, इसका भरोसा हमें है। और हमारे जो परम आदरणीय एडवोकेट साहब हैं, सभी को उनके बारे में पता लग गया होगा, उन्हें किसी भी पर्ची की कोई भी मोहताज नहीं है वो, और वो इतने बेसिक के इतने बड़े सीनियर हैं, उसका सभी को पता होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा
कि जब शिक्षा मित्रों के अगेंस्ट में सबसे मेन अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में थे वो श्री आनंद नंदन थे, और उनके विपक्ष में शिक्षा मित्रों ने बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी थी। उसके विपक्ष में शिक्षा मित्रों ने बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी थी वकीलों की, किंतु उनके पास तथ्य थे, इसलिए वो विजयी हुए। कारण क्या था कि जब शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया सहायक अध्यापक पद के पदों पर, तो उसमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया था, और हमारे केस में भी जो नियुक्ति दी है सरकार ने 31,277 छात्रों को, समथिंग जितना भी होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं उनसे आह्वान करूंगा, या जो हमारे 67,867 में चयनित ओबीसी अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे ये भी आह्वान करूंगा कि अपनी जॉब को, अपनी पोस्ट को स्थायी करने के लिए आप नियमों के अंतर्गत नियुक्ति पाएंगे तो आपकी जो जॉब है वो स्थायी रहेगी। अदरवाइज फिर काउंसलिंग होगी, दोबारा चयन सूची बदली जाएगी, और ये मैं 100% कह सकता हूं, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं आज, कि ये जो चयन सूची 67,867 की है, जिसमें आरक्षण नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन किया गया है, ये 100% चेंज होगी, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसे चेंज करेगा। दोस्तों, अब वकील साहब के बारे में आपको सब कुछ पता है, सारे मेरे भाई उनके बारे में बिल्कुल कंफर्म है कि अगर उन्होंने केस को टेक ओवर किया है तो हमें सक्सेस 100% दिलाएंगे। और उन्होंने हमें कहा है कि केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, और केस में जो आपने मुझे आंकड़े प्रोवाइड किए हैं, जो तथ्य आपने प्रोवाइड किए हैं, आपके पास स्टेट का भी, आपके पास डिस्ट्रिक्ट का भी सारे तथ्य मौजूद है, और ये सारे तथ्य ये बयां कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़े स्तर पर धांधली की है, जिसे वो नहीं मानने वाली है। ठीकरा फूटेगा तो कंप्यूटर बाबा पे फूटेगा, लेकिन कंप्यूटर बाबा जब गवाही देंगे तो वो क्या कहेंगे कि जैसी कोडिंग मेरे अंदर डाली जाएगी ऐसा आउटपुट मैं गिवन करूंगा। तो दोस्तों, मेन मुद्दा ये है कि अब हम अधिक से अधिक संख्या में, मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। कारण यह है कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में हमें अधिक संख्या बल के साथ जुड़ना होगा, और पिटिशंस भी हम फाइल करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो इसके लिए मैं सभी से आह्वान करूंगा कि जो एमआरसी को लेकर कहीं भी अभी पिटिशनर हैं किसी भी पिटिशन में, वो मेरे साथ रिजर्वेशन की पिटिशन में पिटिशनर बन सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। ये क्लियर चीज कर ली गई है, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच, जिसमें जो भी केस चल रहे हैं वो एमआरसी को लेकर चल रहे हैं, रिजर्वेशन को लेकर कोई भी केस दाखिल नहीं हुआ है। अब एमआरसी और रिजर्वेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एमआरसी रिजर्व सीट के बाद लगती है, जबकि हमारा जो मुद्दा है वो 67,867 की जब चयन सूची बनाई गई तो क्या उसमें आरक्षण नियमों का पालन किया गया? उस चयन सूची में आरक्षण नियमों का कोई भी पालन नहीं किया गया। इसलिए 100% आपकी इस टीम को जीत मिलने जा रही है अगले कुछ ही दिनों में। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट बात पे हम चलते हैं। जैसा कि सुनीता दीदी ने अभी अपना अकाउंट जारी करके आप सभी को बता दिया था और हिसाब दिया था, जितना भी पैसा हमारे पास आया है हमने सभी का हिसाब आपको सार्वजनिक रूप से कर दिया गया है। अभी तक 76,000 रुपए के समथिंग अकाउंट में आया है, लेकिन आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए बहुत ही कम धन है, और ये केस सभी के लिए है, ओबीसी वर्ग के लिए है, आने वाली भर्तियों के लिए ये केस एक बहुत बड़ी मिसाल बनने वाला है। दोस्तों, अब हमें रिक्वायरमेंट है सभी के सहयोग की, और बड़े स्तर पर हमें सहयोग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वकील साहब जेन्युइन वकील साहब हैं, वो आदर्शों का पालन करने वाले हैं। लेकिन आप एक चीज मानिए कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब मेन चीज आती है कि जो हमारा सहयोग की जो स्तर है, जो स्पीड है, वो बहुत ही कम है। तो मेरे जितने भी साथी हैं जिन्हें लग रहा है कि हम जो हमारी टीम है वो सही दिशा में कार्य कर रही है और हमें जीत सुनिश्चित तौर पर मिलने वाली है, तो सभी को कहूंगा कि अधिक से अधिक जो नई पिटिशंस हम डालने जा रहे हैं उसके साथ टैग कराएंगे, उसमें अधिक से अधिक पिटिशनर्स
बने और अपनी टीम को मजबूत करें। अब अधिक से अधिक पिटिशनर बनाने का मकसद क्या है? अगर हम 10 बंदों की याचिका लेके जाएंगे तो कहेंगे कि 6000 का सीट का उल्लंघन हुआ है, कम से कम हमें 8-10 हजार याची होने चाहिए थे, लेकिन याचियों की संख्या जो है वो बहुत कम है। इसलिए मेरे सभी दोस्त जो इस 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से रिलेटेड है और आरक्षण के कारण जिनकी सीट जा चुकी है या जो ओबीसी वर्ग के से रिलेट करते हैं, वो अपने भाइयों, छोटे बहनों और रिलेटिव के लिए हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि लड़ाई छोटी नहीं है। 68,500 के बाद 69,000, क्योंकि लगातार क्या किया है सरकार ने, ओबीसी वर्ग की सीटों पर सामान्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। हम किसी भी सामान्य अभ्यर्थी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप ओबीसी की सीटों पर नियुक्ति पाओगे तो वो गैर कानूनी है, संविधान के विपरीत है। इसलिए आप सभी को भी हमारे साथ खड़ा होकर सच्चाई और न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये नियुक्ति अवैध है, थोड़े समय के लिए है। एसआई जो यूपीएसआई की भर्ती थी, आपने सभी ने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ट्रेनिंग खत्म होने से कुछ दिन पहले ही सभी को जिनकी नियुक्तियां अवैध थी उन्हें घर भेज दिया गया। अब मैं नहीं चाहता हूं कि किसी के साथ भी ऐसा हो।